Hello student, my name is जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने पावर फैक्टर के बारे में जाना था कि पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जो हम लोग मुख्यतः यह पढ़ रहे हैं कि पावर फैक्टर तो 3 प्रकार का होता है और सिंगल फेज पावर फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग 3 फेज पावर फैक्टर। 3 फेज पावर फैक्टर में क्या होता है कि इसमें 3 करंट कॉइल होते हैं और 3 प्रेशर कॉइल होते हैं, और वो जो तीनों कॉइल होते हैं वो 120 डिग्री से अंतर में स्थापित करते हैं। यहाँ पर एक उच्च मान का जो प्रतिरोध लगे होते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रेशर कॉइल में 2 फेज को मध्य संयोजित किया जाता है, जो हमारा जो ये रेजिस्टेंस होता है, और प्रेशर कॉइल को एक दूसरे से 120 में रखते हैं और स्पिंडल जो होता है वो अलंबित किया जाता है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर डायग्राम जो दिखाया जा रहा है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि 3 प्रेशर कॉइल है और तीन मैग्नेट, देखो करंट कॉइल हो गया, ये प्रेशर कॉइल हो गया, ये करंट कॉइल हो गया, ये पश्चगामी, यहाँ पर 0.5 से 0.7 रीडिंग है, और यहाँ पर 3 फेज है, यहाँ लोड के लिए 3 फेज यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही हम लोग इसको स्रोत को लोड से जोड़ते हैं तो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल जो है उत्पन्न, इसमें क्या हो जाता है, घूर्णन गति होती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन गति होती है और चुंबकीय क्षेत्र गति होती है। यदि लेकिन क्या होता है, जब लोड जो होता है वो प्रतिरोधी प्रकार का होता है तो लोड क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है और संकेतक को 1.0 दर्शाता है। तो रिएक्टिव लोड के कारण जब घूमने भिन्न भिन्न गति घूर्णन करने लगती है और प्रेशर कॉइल्स द्वारा विक्षेप को दर्शाती है। ओके, क्लियर है। अब आता है तीसरा जो है मूविंग कॉइल आयरन का पावर फैक्टर। मूविंग कॉइल आयरन फैक्टर में क्या हो जाता है कि इसमें 3 फेज पावर फैक्टर मीटर लगा होता है और इसमें संतुलित अथवा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड्स का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इसको हम लोग प्लांट्स में यूज करते हैं, याद रखना, क्योंकि संतुलन असंतुलन तो अधिकतर प्लांटों में ही होता है ना। तो वही है, इसे क्षेत्र को 120 डिग्री के अंतर का स्थापित किया जाता है। कितना 120 डिग्री के अंतर में इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। और करंट ट्रांसफार्मर भी संयोजित किया जाता है इसमें, क्योंकि जो घुमाव है फेज कोण के तुल्य और यह मजबूत तथा मध्य कोण की क्या बोलते प्रयुक्त चारों प्राकृतिक वाली होती है। तो ये मुख्यतः यही है कि जो मूविंग आयरन जो होते हैं पावर फैक्टर मीटर इस प्रकार से इसमें लगा होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि बीचों बीच कॉइल स्थापित किया जाता है। उच्च मान वाले श्रेणी प्रतिरोधक के फेसेस में किया जाता है। स्थिर कॉइल के स्पिंडल पर लंबित एक हल्की लौह पत्ती होती है, जिसके साथ एक संकेतक भी क्या होता है, जुड़ा होता है। ओके, क्या होता है, संकेतक भी जुड़ा होता है और प्रणाली बल की दिशा में प्रेषण, आदर्शन, आलम्बी होते हैं, ठीक है। अब आता है अधिकतम केवीए की आवश्यकता सूचक यंत्र। हमारा जो यंत्र होता है अधिकतम केवीए आवश्यकता सूचक यंत्र के बारे में बताता है। तो देखो, किसी भी उपभोक्ता को विद्युत स्थापना के लिए अधिकतम केवीए आवश्यकता दर्शाने वाला यंत्र अधिकतम केवीए आवश्यकता सूचक यंत्र कहलाता है, और यह 30 मिनट के अंतराल पर केवीए की आवश्यकता को दर्शाता है। मतलब इसका जो टाइमिंग होता है केवीए का, जो 30 मिनट यहाँ पर ये काम करता है ना। देखो, इसमें क्या हो जाता है, दो धात्विक कमाने होती है। पहला एक एक्यू एक्टिंग होता है, एक कंपेंसेटिंग होता है, और इस यंत्र में जो हीटिंग एलिमेंट, एक सुई, एक संकेतक और एक पैमाना होता है। कार्य प्रणाली क्या हो जाता है कि एक्यूपेंटर में नर्म धातु की ओर से मुड़ने के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है और तो दूसरी धातु में विकसित होकर केवीए की आवश्यकता के अनुरूप विक्षेप करता है। यहाँ पर ये काम करने लगता है, यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। जो वर्तमान केवी खपत की लगभग 25 से 30% अधिक होती है, याद रखना 25 से 30% यहाँ पर ये अधिक होती है, ठीक है। अर्थ टेस्टर क्या होता है, देख लो यहाँ पर। अर्थ टेस्टर इस प्रकार का यह है कि जो हम लोग जमीन के अर्थिंग को टेस्ट करते हैं कि अर्थिंग सही है कि नहीं, है ना। इस प्रकार के यंत्र को किया जाता है, अर्थ किया जाता है, प्रतिरोध नापा जाता है, तो उसे अर्थ टेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ टेस्टर के मुख्यतः जो देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। पहला एक हस्तचलित जनित्र होता है, रोटरी धारा रिवर्सर होता है, तुल्यकालिक रोटरी रेक्टिफायर होता है, ओम मीटर होता है ना। इसका जो कार्य प्रणाली है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। कार्य प्रणाली यह है कि अर्थ इलेक्ट्रोड को प्रतिरोध को मापने के लिए 2 लोहे की छड़ आवश्यक दूरी पर जमीन में गाड़ देते हैं, 2 लोहे की छड़ उसके आवश्यक दूरी में गाड़ देते हैं। इलेक्ट्रोड ई के सहायक इलेक्ट्रोड और पी की दूरी जो होती है, याद रखना, ई और पी की जो दूरी होती है 5 मीटर तथा छड़ की 25 मीटर होती है। देखो यहाँ पर जो ई और पी की जो दूरी होती है वो 12.5 सेंटीमीटर हो गया, और ई और सी की जो दूरी होती है वो 25 मीटर होता है, ठीक है। मीटर के प्रेशर कॉइल P1 तथा करंट कॉइल C1 को आपस में जोड़ देते हैं। फिर अर्थ ई और को P1 तथा C1 को जोड़ देते हैं। याद रखना, जो अर्थ है P1 और C1 को जोड़ देते हैं, बहुत सुंदर, है ना। देखो, अर्थ कॉइल से C1 और P1 को जोड़ देते हैं और प्रेशर कॉइल को अलग रखा जाता है और इसको रखा जाता है, ठीक है। जब हैंडल घुमा के मीटर प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं
को बढ़ा सकते हैं तो प्रतिरोध का मान 72 के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसलिए है बहुत बढ़िया, जैसे हम लोग घुमाते हैं तो वैल्यू को रख देते हैं, तो जब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो घूमने लगता है। ओके, ठीक है। अब आता है जो मेगर। मेगर क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध मापने का काम करता है। इसमें क्या होता है, 500 वोल्ट का डीसी दिया जाता है और एक जनित्र लगा होता है, और इससे है ना, इस यंत्र से 5000 वोल्ट भी डीसी का उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें यह एक प्रकार का डायनामिक यंत्र होता है। जब भी हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो दोनों टच करने का, अगर इन्फिनिटी दिखा रहा है, इन्फिनिटी दिखाता है, देख लो यहाँ पर पैमाना भी लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये जो मेगर होता है ये काम करता है। ठीक है, लगाया जाता है, इस प्रकार का जो ये काम होता है यहाँ पर लगाया जाता है। ओके, इसकी विशेषता यही है कि इसका जो जनित्र गुणन होता है 140 से 160 आरपीएम रखी जाती है। ठीक है, ओके। देखो अब क्या होता है, मापन यंत्रों के अंशांकन। मापन यंत्रों में अंशांकन क्या हो जाता है, इसमें बहुत प्रकार की त्रुटियां होती हैं, मतलब कोई प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, है ना। तो जो त्रुटियां होती हैं उस त्रुटियों को हम लोग क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो मुख्यतः जो हमारे यहाँ जो त्रुटियां होती हैं, देखो पहला जो त्रुटियां होती हैं, सिस्टमेटिक त्रुटियां होती हैं, मापीय त्रुटि होती है, पर्यावरण त्रुटियां होती है, अवलोकन त्रुटियां होती है, रैंडम त्रुटियां होती है और ग्रॉस त्रुटियां होती है। देखो जो सिस्टमेटिक त्रुटियां होती हैं, यह मुख्यतः ना जो त्रुटियां होती हैं जिसके कारण ज्ञात पता चलता है कि दी गई राशि सही है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है, सिस्टमेटिक त्रुटियां होती हैं, सिस्टमेटिक त्रुटियों को हम लोग को पता करना चाहिए। ठीक है ना। देख लो, पहला होता है मापी त्रुटि, इसको पढ़ लो क्या लिखा है। देखो वह त्रुटियां जो मापक यंत्रों गलत संरचना के कारण होती है, ठीक है, घर्षण और स्टैटिक क्षति के कारण उत्पन्न होती है, इसे मापीय त्रुटि कहते हैं। अगर हम लोग कोई मापन यंत्र में कारण मापन यंत्र कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, मापीय त्रुटि कहते हैं, है ना। और त्रुटि को दूर करने के लिए मुख्यतः हमें सही उपकरणों का सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, आशंकन का प्रयोग करना चाहिए, सावधानी पूर्वक हम लोग क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है पर्यावरण त्रुटियां। पर्यावरण त्रुटियां क्या होता है, अगर बाहरी स्थितियों के कारण अगर कोई मशीनों में जो हमारा जो यंत्र है वो गलत रीडिंग दे रहा है तो वो पर्यावरण त्रुटि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हो जाता है कि हम अगर जहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस कार्यालय में नमी और तापमान को स्थिर बनाए रखना चाहिए, ताकि उसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि यंत्र चारों कोई बाह्य वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ना हो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र होने का वो ज़्यादा ही काम करने लगेगा और वो हमारा रीडिंग में क्या होगा, वो गलत देगा। ओके, चीज़ों का आप लोग को याद रखना है। तीसरा है अवलोकन त्रुटियां। अवलोकन त्रुटियां जैसे कि ये मान लो कि जैसे कि हम नाम से ही सिद्ध है कि इस प्रकार त्रुटियां गलत अवलोकन या गलत पाठ्यांक के कारण होता है, तो हमें क्या करना है, इस जो अवलोकन त्रुटियां कहते हैं, इस प्रकार जो त्रुटियों से बचने के लिए हमें त्रुटियां सही होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, त्रुटियों को गलत से बचाने के लिए हमें अवलोकन का मान सही करना चाहिए, पाठ्यांक है वो सही लेना चाहिए, क्योंकि अगर गलत पाठ्यांक लेंगे तो गलत पाठ्यांक लेने से हमारा जो मान होगा वो गलत आएगा और रीडिंग सही नहीं आएगा। ठीक है। अब आता है रैंडम त्रुटियां। रैंडम त्रुटियां यह होता है कि अगर हम अचानक परिवर्तन या सोर्स से किस कारण व्यक्ति ध्यान हटने से घटित हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार जो त्रुटियां होती है रैंडम त्रुटियां होती हैं। और इसमें क्या हो जाता है, अगर त्रुटियों करना है तो तापमान में और वोल्टेज उतार चढ़ाव से आने से भी त्रुटियां आ सकती है। अगर वोल्टेज में ज़्यादा कम आ रहा है तो इस प्रकार जो त्रुटियां होती हैं वो रैंडम त्रुटियां कहलाती हैं, और रैंडम त्रुटियां होने के कारण इसमें क्या होता है, गलत दिशा में भी काम करता है। ओके, है ना, ये चीज़ याद रखना। अब आता है ग्रॉस त्रुटियां। इसमें क्या होता है, पाठ्यांक में रिकॉर्डिंग और के दौरान भी कोई प्रकार की मानवीय गलती आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मानवीय गलती आती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस त्रुटियां बोलते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, इसे यही है कि इस बचाने के लिए डाटा का रीडिंग, रिकॉर्डिंग और पाठ्यांक लेते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्रयोगों की संख्या वृद्धि करके भी इन त्रुटि को बचा जा सकता है। अगर जो प्रयोग है उनके वृद्धि को करके हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रुटि को यहाँ पर रोक सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ओके, है ना, यहाँ तक क्लियर है तो बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक का है। थैंक यू।